हाँ, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में हमने रिप्रोडक्शन के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे, रिप्रोडक्शन होता क्या है और रिप्रोडक्शन में बेसिक इवेंट्स क्या क्या होती है, ये हमने डिस्कस किया था। एंड नाउ वी हैव द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। जैसे पिछले लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल जिसमें कि देयर इज अ सिंगल पेरेंट, एक ही पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट है और एक ही पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट से डिफरेंट तरह से डिफरेंट मेथड्स ऑफ स्प्रिंग की मतलब रिप्रोडक्शंस होती है। बट इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हाट हैपन, टू सेक्सेस दैट इज मेल एंड फीमेल आर इन्वॉल्व, दैट इज बाई पेरेंटल। तो उसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं और दो पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट से ऑफ स्प्रिंग की फॉर्मेशंस होती है। तो दोनों में फिर हम डिफरेंस देखते हैं कि दोनों में हमारे पास क्या क्या डिफरेंसेस हैं एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ओके, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। चलिए, सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे पास जो फीचर्स है दैट इज क्या है हमारे पास, दैट इज दिस इज व्हाट, यूनिपेरेंटल। यूनिपेरेंटल यूनिपेरेंटल मतलब ओनली वन इंडिविजुअल इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग। यू कैन राइट दैट इज ओनली वन पेरेंट। यहाँ पे मेल फीमेल जैसी डिस्टिंक्शन नहीं होती, ओनली वन पेरेंट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स। एक ही पेरेंट्स यहाँ पे काफी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने के लिए। दिस इज बाई पेरेंटल। दिस इज व्हाट, बाई पेरेंटल मीन्स देयर आर टू पेरेंट्स कॉल्ड मेल एंड फीमेल विच आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग्स। That is two parents called male and female। मेल के लिए हम ये वाला सिंबल यूज करेंगे, मेल एंड फीमेल। फीमेल के लिए हम ये वाला सिंबल यूज करेंगे। मेल एंड फीमेल आर required to produce offsprings। required to produce offspring। Now next thing, यहाँ पे क्या है, there is no gamete formation। no gamete formation। गैमेट की फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं है। स्पेशलाइज्ड या अनस्पेशलाइज्ड जो यूनिट होती हैं, स्पेशलाइज्ड यूनिट का मतलब क्या हुआ, स्पोर्स। अनस्पेशलाइज्ड यूनिट हमने डिस्कस किया था, दैट इज स्टेम के थ्रू और रूट के थ्रू, लीव्स के थ्रू ऑफस्प्रिंग की फॉर्मेशन हो जाती है। नो गैमेट फॉर्मेशन एंड हियर gamete formation is formed। gamete formation that is male gamete sperm and female gamete ovum। प्लांट की बात करें तो pollen grains and egg cell या ovum, gamete formation present। अब देखिए, जब यहाँ पे gamete की formation ही नहीं हो रही तो obviously there is no fertilization because fertilization is the fusion of male and female gamete। तो यहाँ पे जब gamete ही नहीं है तो no fertilization। यहाँ पे fertilization का कोई मतलब नहीं बनता, no fertilization। and here fertilization takes place। fertilization takes place। फिर देखिए, अगर सेल डिवीजन के टर्म में हम बात करें तो here only mitosis takes place। only mitosis takes place क्योंकि यहाँ पे ऑफस्प्रिंग जो है पेरेंट के, एक सिंगल पेरेंट की बॉडी से प्रोड्यूस हो रहे हैं तो डिप्लॉयड सेल्स हैं और डिप्लॉयड सेल्स में फिर माइटोसिस ही होती रहेगी। माइटोसिस से पूरी की पूरी बॉडी बनेगी। अगर उसमें मियोसिस हो गई फिर तो क्रोमोसोम का नंबर हैप्लॉइड हो जाएगा। बट हियर बोथ माइटोसिस एंड मियोसिस आर रिक्वायर्ड। जब गैमेट की फॉर्मेशन हो रही है, वी नो दैट गैमेट्स आर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। जब गैमेट्स बनेंगे तो उनमें क्रोमोसोम का नंबर रिक्वायर्ड से क्या होगा, हाफ होगा, तो दे आर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। बट अगेन आफ्टर द फर्टिलाइजेशन द सिंगल सेल स्ट्रक्चर जाइगोट इज फॉर्म्ड। नाउ द जाइगोट डिवाइड्स माइटोटिकली टू फॉर्म द कंप्लीट बॉडी ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स। तो अब जो फर्दर जो सेल डिवीजन होगी दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी माइटोसिस। तो हियर बोथ माइटोसिस एंड मियोसिस टेक्स प्लेस। यहाँ पे दोनों ही तरह की सेल डिवीजन रिक्वायर्ड होती है। एंड हियर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर इज नो वेरिएशन। वेरिएशन जो प्रोड्यूस होती है, वेरिएशंस आर नेग्लिजिबल
वेरिएशंस यहाँ पे काफ़ी कम होती है नाम मात्र की, तो हम लिखते हैं नो वेरिएशंस। नो वेरिएशन। जो ऑफस्प्रिंग्स हैं दे आर जेनेटिकली सिमिलर एंड विच आर कॉल्ड क्लोन। एक मान लो बाइनरी फ्यूजन अमीबा में हुई तो काफ़ी सारे 1 से 2, 2 से 4, या मान लो मल्टीपल फ्यूजन हो गई, एक बार में काफ़ी सारे सेल्स बन गए, काफ़ी सारे अमीबी बन गए। तो अब या फिर फ्रैगमेंटेशन हुई, फ्रैगमेंटेशन में एक बार 3-4 बन गए फ्रैगमेंट में, तो अब सबके सब जेनेटिकली अपने पेरेंट्स के बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड क्लोन। उनको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? क्लोन। एंड ईच इंडिविजुअल ऑफ द ग्रुप इज कॉल्ड रैमेट, RAMET, रैमेट। सबको एक साथ मिलाकर के हम क्या बोलेंगे? क्लोन। और उसमें से किसी एक इंडिविजुअल को हम क्या बोलेंगे? रैमेट। दे आर जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट्स, नो वेरिएशंस। ऐसा नहीं कि बिल्कुल वेरिएशंस नहीं होते, बट वेरिएशंस इज वेरी नेग्लिजिबल। तो नो वेरिएशंस एंड हियर वेरिएशंस फाउंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, विदाउट वेरिएशन सर्वाइवल काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। एंड नेक्स्ट ये क्या है? दिस इज फास्टर। ये प्रोसेस काफ़ी फास्ट है एंड दिस प्रोसेस इज वेरी स्लो। ये प्रोसेस एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ऑब्वियसली स्लो प्रोसेस होगी। दिस इज सिंपल प्रोसेस। अमीबा है, सेल के अंदर एक ही सिंगल सेल है, सेल में ग्रोथ होती जा रही है। फाइनली जब ग्रोथ एक मैक्सिमम लिमिट को पहुंच जाती है तो अपने आप वो 1 से 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फ्यूजन। तो एक सिंपल प्रोसेस है, बट दिस इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। जैसे मान लो ह्यूमन बींग्स की हम बात करें या किसी भी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स की हम बात करें, तो पहले एक पर्टिकुलर स्टेज आती है, दैट इज रिप्रोडक्टिव स्टेज। उस तक ऑर्गेनिज्म पहले पहुँचेगा, उसके बाद से फिर उसकी बॉडी में उस स्टेज पे से ह्यूमन बींग्स में एट द एज ऑफ प्यूबर्टी मेल और फीमेल गैमेट बनने और मैच्योर होने शुरू होते हैं, और उसके बाद से फिर एक सेक्सुअल मेटिंग या सेक्सुअल इंटरकोर्स की प्रोसेस होती है, जिसके थ्रू जो मेल गैमेट है वो फीमेल की बॉडी में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। उसके बाद से फिर वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है, विच इज़ ऑल्सो अ क्वाइट रैंडम प्रोसेस, हो भी सकती नहीं भी हो सकती। उसके बाद से फिर फर्दर डेवलपमेंट शुरू होती है। दिस इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? वेरी सिंपल प्रोसेस है। तो ये दोनों में डिफरेंसेज हो गया, सेक्सुअल एसेक्सुअल में क्या क्या डिफरेंसेज है। अब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स को हम डिस्कस करते हैं, बट बिफोर डिस्कसिंग द टाइप्स ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पे हमने एक यूज़ किया है, यहाँ पे नो वेरिएशंस, यहाँ पे वेरिएशंस नहीं है और यहाँ पे वेरिएशंस है। नाउ व्हाट आर द रोल ऑफ वेरिएशंस, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस क्यों प्रोड्यूस होती है? देखो, वेरिएशंस हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विदाउट वेरिएशन सर्वाइवल काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। हम सभी, वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, बट सभी ह्यूमन बींग में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेज है। हम सभी एक दूसरे से मॉर्फोलॉजिकली काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस शो करते हैं। हमारा जो बिहेवियर होता है वो काफ़ी डिफरेंट होता है, हमारा उठने बैठने का तरीका, हमारा बात करने का तरीका, और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, जैसे हमारे मतलब बाल हैं, किसी के बाल स्ट्रेट हैं, किसी के बाल कर्ली हैं, किसी के बाल बहुत सॉफ्ट होते हैं, किसी के उतने सॉफ्ट नहीं होते। हमारी एवरीथिंग, हमारी आवाज़, हमारे मतलब चेहरे का जो भी स्ट्रक्चर है, हमारी स्किन का कलर हो गया, आइज़ का कलर हो गया, काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस एनिमल्स में, इवन प्लांट्स में, सब में होती है। वेरिएशन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में ज़्यादा होती है, एंड वेरिएशंस हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले फॉर द सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल, सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज। वेरिएशंस के बिना सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगी। कुछ हम एग्जाम्पल लेकर के हम देखते हैं, जैसे कुछ हम रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। समटाइम जैसे क्या होता है, कोई एक पर्टिकुलर एपिडेमिक या पैंडेमिक फैला, जैसे आज की डेट में मान लो मतलब कोरोना फैल रहा है, ठीक है। तो अब क्या होता है, अब कोरोना या इस तरह की जो कुछ भी जो डिजीजेज हैं, जो बेसिकली जो वायरल डिजीजेज हैं, इनकी कोई ट्रीटमेंट हमारे पास अवेलेबल नहीं है। किसी भी वायरल डिजीज की हमारे पास कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। तो ट्रीटमेंट तो अवेलेबल नहीं है, बट कोरोना काफ़ी लोगों को फैला, और क्या हुआ, उसमें से फिर कुछ लोग सर्वाइव कर गए, कुछ लोग सर्वाइव नहीं कर पाए, जबकि सबको मान लो सेम ट्रीटमेंट मिली। तो इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है, देयर आर डिफरेंट रीजंस। एक रीज़न ये भी हो सकता है कि जो सर्वाइव कर गए बड़े मज़े में, इट मीन्स उनका इम्यून सिस्टम जो था वो बाकियों के कंपेरेटिवली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बाकियों कंपेरेटिवली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो वायरस को बहुत ज़्यादा उसने डोमिनेट नहीं होने दिया। दैट इज़ द यूजफुल वेरिएशन, जिसकी वजह से सर्वाइवल पॉसिबल हो गई। एंशिएंट टाइम में काफ़ी पहले, ब्रिटिशर्स के जाने के बाद, ब्रिटिशर्स के टाइम में, जैसे कॉलरा एक डिजीज़ होती है, अभी भी होती है बट अभी ये रेयर है, बहुत कम। अब कॉलरा क्या है कि मतलब ये भी एक तरह का एपिडेमिक ही समझ लो आप, इसको पैंडेमिक नहीं बोलेंगे, बट एपिडेमिक तो है ही बड़ी, क्योंकि एक बार जब ये फैलता है तो काफ़ी तेज़ी से फैलता है। और कॉलरा जो है ये कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू फैलता है। अगर वाटर कंटामिनेट हो गया तो उसकी वजह से ये फैलता है। अब जैसे पुराने समय में गाँव वगैरह में लोग क्या था कि मान लो कुएँ का पानी पी रहे हैं, और एक कुएँ के पानी में इसके जर्म्स आ गए, उसी कुएँ का पानी सारा लोग पी रहे हैं।
मोस्ट प्रोबेबली अगर गांव की पॉपुलेशन मान लो 500 है तो पूरे के पूरे सबको हो जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। इट मे बी पॉसिबल कि उसमें से 10, 20 या 50 लोग बच गए, बाकी 450 को कॉलरा हो गया। अब उस टाइम में हम इंडिपेंडेंस से पहले या इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद केरला की बात कर रहे हैं, जब गाँव में उतनी ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी, तो अब मान लो जो 450% है, बहुत अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ किसी को नहीं मिल रही, हल्की फुल्की जो लोकल ट्रीटमेंट है वो मिल रही है। अब उसमें से भी हालत सबकी सीरियस है, सीवियर कंडीशन हो जाती है, बिकॉज कॉलरा में बड़ी तेज़ी से वाटर लूज होता है बॉडी से, लूज मोशंस होते हैं तेज़ी से। तो फाइनली क्या हुआ कि उसमें से भी 450 लोगों में से 100 सर्वाइव कर गए। इतनी सीवियर सिचुएशन के बाद भी 350 पीपल की डेथ हो गई। अगेन इट मीन्स क्या था कि जो बच गए उनमें एक तो कईयों में हुआ ही नहीं, यानी उनका इम्यून सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, जबकि वही सेम सोर्स जो मतलब वाटर है उसको यूज़ कर रहे हैं। फिर जिनमें हुआ उसमें से भी कुछ ने उस जर्म को किल कर दिया, उनके इम्यून सिस्टम ने उनको किल कर दिया, ज़्यादा पनपने नहीं दिया। एक ही चीज़ है, और ये भी हो सकता है कि किसी में डिजीज़ की सिविरिटी काफ़ी ज़्यादा हो, किसी में डिजीज़ की सिविरिटी उतनी ज़्यादा नहीं हो। तो अगेन यहाँ पे भी फेवरेबल वेरिएशंस अपना रोल प्ले करता है। तो इस तरह से वेरिएशन सर्वाइवल बेनिफिट देता है। हमारी बुक में जो एग्जाम्पल है, जैसे मान लो हम एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे पास कुछ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है जो कि एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट कंडीशन में सर्वाइव कर रहे हैं। डार्विन की थ्योरी थी कि अगर इफ एवरीथिंग इज नॉर्मल, हर चीज़ ऑप्टिमम अमाउंट में मौजूद है, एवरीथिंग इज फूड प्लेंटी में अवेलेबल है, एनवायरमेंटल कंडीशन बिल्कुल फेवरेबल है, तो उस सिचुएशन में किसी भी लिविंग थिंग की जो पॉपुलेशन होगी वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगी। तो हम मान लेते हैं आइडियल कंडीशंस यहाँ पे मौजूद है। एक हमारे पास एक पर्टिकुलर एरिया में कुछ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है, फूड प्लेंटी में अवेलेबल है, टेम्परेचर जो है वो ऑप्टिमम रेंज में है। मान लो बैक्टीरिया जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे सर्वाइव कर रहे हैं। मान लो बैक्टीरिया 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के रेंज पे सर्वाइव कर सकते हैं, और टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। फूड प्लेंटी में अवेलेबल है, वाटर प्लेंटी में अवेलेबल है, हर चीज़ बिल्कुल जितना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा है। देन व्हाट विल हैपन, इन बैक्टीरिया में पॉपुलेशन काफ़ी तेज़ी से होगी और इनका नंबर काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा। देन अब क्या हुआ, अब कभी भी जब ऐसी सिचुएशन आती है तो नेचर अपने ढंग से हर लिविंग थिंग की पॉपुलेशन को कंट्रोल करती है। आप नेचर में देख लो, जैसे जो हर्बीवोर्स एनिमल्स हैं, इमेजिन करो हर्बीवोर्स का अगर नंबर काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाए, फिर क्या होगा, वो जंगल की जितनी भी जो प्लांट्स हैं, जितनी भी जो वेजिटेशन है, वो सबको ख़त्म कर जाएंगे, और फाइनली फिर उनके लिए भुखमरी की नौबत आ जाएगी। बट ऐसा होता नहीं है, बिकॉज जो कार्निवोर्स हैं उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं। तो इस तरह से नेचर अपने तरीके से कंट्रोल करती है। तो ये भी डार्विन की थ्योरी थी कि हम ह्यूमन बींग के बारे में हम अपने पॉपुलेशन को कंट्रोल करें, और एक जॉन माल्थस एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने भी इस बात को बोला था, अदरवाइज नेचर कंट्रोल करेगी। तो अब यहाँ पे अब कुछ नेचुरल फैक्टर इंट्रोड्यूस करते हैं। मान लो कुछ एनवायरमेंटल चेंजेस क्रिएट हुई, एक तो फूड की कमी हो गई क्योंकि इनकी पॉपुलेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ी, तो जो फूड प्लेंटी में था फूड कम हो गया, फूड काफ़ी कम हो गया, एक प्रॉब्लम ये हो गई। फिर जो एनवायरमेंटल कंडीशन, जो बैक्टीरिया 30 डिग्री सेल्सियस पे सर्वाइव कर सकते थे, टेम्परेचर बढ़ कर के मान लो 32 हो गया या 33 डिग्री सेल्सियस हो गया, रेंज 30 तक थी मैक्सिमम, और ये एकदम से 6 डिग्री सेल्सियस का जंप हो गया। क्या होगा, होना तो ये चाहिए कि एक भी बैक्टीरिया नहीं बचना चाहिए, सबके सब की डेथ हो जानी चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। इसमें से कुछ बैक्टीरिया बच जाएंगे, 10, 20, 50, 100 जो भी बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया इसमें से बच जाएंगे। क्यों? कि बिकॉज उनमें थोड़ी फेवरेबल वेरिएशंस थी बाकियों के कंपैरिजन में। अब जो बच गए, अब तो क्या हुआ, पॉपुलेशन बढ़ने की रेट बिल्कुल स्लो हो गई, एकदम ड्रास्टिकली गिर गई पॉपुलेशन बढ़ने की रेट, बल्कि डेथ रेट काफ़ी ज़्यादा हो गई। बट धीरे धीरे जो बैक्टीरिया बच गए, अब वो इस एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस में सर्वाइव करने के लिए अपने को अडेप्ट कर लेंगे। इस एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए खुद को अडॉप्ट कर लेंगे, और फाइनली जो कंडीशन पहले एक्सट्रीम थी, सर्वाइवल मुश्किल था, अब उसी कंडीशन पे धीरे धीरे फिर से उनकी ग्रोथ बड़ी फास्ट होती जाएगी। तो दिस इज द रोल ऑफ वेरिएशंस। वेरिएशंस की वजह से हमें सर्वाइवल बेनिफिट मिलता है, तो वेरिएशंस इसलिए भी काफ़ी ज़रूरी है। अब चलिए टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करते हैं। तो टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे पास डिफरेंट तरह के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से।
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक हम टेबुलर वे में हम इसको समझते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिजन को फिर से हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, दैट इज बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन को फिर से हम डिवाइड करते हैं, सिंपल बाइनरी फिजन, longitudinal binary fission and transverse binary fission. Now next is budding. Then we have regeneration. Then we have fragmentation. These all are the types of asexual reproduction. Fragmentation. Then we have spore formation. Then we have vegetative propagation. और वेजिटेटिव प्रोपागेशन को भी फिर से हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, दैट इज नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन एंड आर्टिफिशियल या मैनमेड, जो हम करते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। एंड द लास्ट वन एक और इंक्लूड कर सकते हैं, दैट इज टिश्यू कल्चर। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। थैंक यू।